हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। तो गाइज आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो हम कंटिन्यू करेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन का मतलब क्या होता है? इरिगेशन का मतलब क्या होता है? इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। क्या होता है? सिंचाई। तो हम सिंचाई किसे कहते हैं? फसल को पानी देना। फसल को पानी देना। फसल को पानी देने को ही सिंचाई कहते हैं। फसल को आर्टिफिशियल तरीके से आर्टिफिशियल तरीके से पानी देना। फसल को आर्टिफिशियल तरीके से पानी देने को ही सिंचाई कहते हैं। ये चीज़ आपको पता है। तो इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, और सिंचाई क्या है? फसल को पानी देना, वो भी आर्टिफिशियल तरीके से। तो हमें आप ये बताओ, क्या हम पढ़ाई लिखाई करके फसल को पानी देंगे? पढ़ाई लिखाई करके फसल को पानी देंगे? क्या बिना पढ़े लोग फसल को पानी नहीं दे सकते हैं? मतलब हम बीटेक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट या फिर डिप्लोमा, आप जिस भी हैं, मतलब इंजीनियरिंग स्टूडेंट, क्या इरिगेशन इंजीनियरिंग को स्टडी करके फसल को पानी देना सीखेंगे? क्या वो वैसे उनको पानी देना नहीं आता? देखो, तो हमारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि जो हम इरिगेशन इंजीनियरिंग की स्टडी क्यों करते हैं? हम इरिगेशन इंजीनियरिंग की स्टडी क्यों करते हैं? ये सवाल हमारे मन में आ रहा है। ये सवाल हमारे मन में आ रहा है, तो इसका क्या जवाब होगा आज आपको इस लेक्चर में मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन है, व्हाई डू व्हाई डू इंजीनियर्स स्टडी अबाउट इरिगेशन? स्टडी अबाउट इरिगेशन, ये सवाल हमारे मन में आ रहा है कि इंजीनियर इरिगेशन के बारे में स्टडी क्यों करते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई खेत है। ये आपका कोई खेत है। हम आपको एक खेत गिफ्ट कर रहे हैं, और जब इरिगेशन इंजीनियरिंग आप कंप्लीट स्टडी कर लेना तो ये मेरे को वापस कर देना। ठीक है? या फिर नौकरी लगने के बाद तो वापस कर ही देना। ये आपका खेत है, ठीक है? इसमें आपका खेत नहीं है, एक पूरा पूरा एरिया है। मान लीजिए एक एरिया है, एक गांव है, जिसमें बहुत लोगों का खेत है। मान लीजिए आप F1 किसान है, तो आपका खेत ए हो गया। F2 किसान का खेत ए है। F3 का ए है। बहुत सारे फार्मर हैं जिनका ये खेत है, जिनका ये खेत है। ठीक है? तो इस खेत में उन्होंने क्या किया? क्रॉप्स उगाई है, फसलें उगाई है। इस खेत में उन्होंने क्या की है? फसलें उगाई है। तो इन फसलों को क्या चाहिए भाई? इन फसलों को चाहिए क्या? पानी चाहिए। तो पानी कहाँ से आएगा? क्योंकि फसल को ग्रो होने के लिए पानी चाहिए। क्या क्या चाहिए? बहुत कुछ चाहिए, लेकिन फर्टिलाइजर चाहिए, पानी चाहिए। तो पानी कहाँ से मिलेगा? बेसिकली हम स्टडी कर रहे हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग की, तो हम बात कर रहे हैं पानी की। तो ये पानी कहाँ से मिलेगा? मान के चलिए यहाँ से कोई रिवर जा रही थी। यहाँ से कोई रिवर जा रही थी। एक कोई रिवर जा रही थी, तो रिवर का डायरेक्शन तो इधर है। ऐसा तो हम नहीं करेंगे ना, रिवर को मोड़ के ले जाएंगे आपके खेत की तरफ, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? एक कैनाल बनाएंगे। क्या करेंगे? एक कैनाल बनाएंगे, और इस कैनाल के थ्रू पानी अपने खेत में ले जाएंगे। ये क्या है? कैनाल। कैनाल को क्या बोलते हैं? नहर। तो नहर, ये नदी जा रही थी, नदी से पानी फ्लो हो रहा था इस डायरेक्शन में। तो हम डायरेक्ट नदी को तो नहीं मोड़ सकते, तो हम क्या किया? कैनाल बना दिया। हमने कैनाल बना के खेत में पानी पहुंचा दिया। तो ये जो कैनाल है, ये जो नहर है, इस नहर की स्लोप कितना होना चाहिए? इस नहर का क्या स्लोप होना चाहिए? और इस नहर की क्या विड्थ होनी चाहिए? इस नहर की क्या विड्थ होनी चाहिए? ये कौन डिसाइड करेगा? इस नहर की क्या विड्थ होनी चाहिए, क्या स्लोप होना चाहिए, कौन डिसाइड करेगा? या फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि आपके इस एरिया में रिवर ना हो, डैम हो। मान लीजिए कोई डैम हो, डैम। तो आप डैम से पानी लाएंगे कहाँ? ये मान लीजिए कोई डैम है। 1 मिनट। ये कोई डैम है आपका।
ये डैम है आपका। और इस डैम से क्या करते हैं अपन, कैनाल बना के क्या करते हैं, खेत में पानी ले जाते हैं। इस डैम से कैनाल बनाकर खेत में पानी ले जाते हैं। तो देखिए, ये जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर है ना, ये जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं डैम। क्या बोलते हैं? डैम। और इधर साइड जिधर पानी भरा होता है, मान लीजिए इस लेवल तक पानी भरा हुआ है, ये जो फाइन होता है ना, ये वाला, ये होता है वाटर लेवल का। और ये वाला जो फाइन होता है ग्राउंड सरफेस का होता है। ध्यान रख लेना, ये बार बार चीजें काम में आएंगी। सॉइल मैकेनिक्स में बहुत जगह पर आती है काम में। ये होता है वाटर लेवल का, WT का, और ये होता है GF का, ग्राउंड सरफेस का। तो ये जो वाटर लेवल है यहाँ तक है कुछ, ये पानी भरा हुआ है इस तरफ क्या है, पानी भरा हुआ है। तो जिस तरफ पानी भरा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, जिस तरफ पानी भरा हुआ होता है उसको बोलते हैं भैया क्या, रिजर्वायर। क्या बोलते हैं? रिजर्वायर। और जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है ना उसको बोलते हैं डैम। ठीक है। तो इस डैम से हम कैनाल बना के पानी ले जा रहे हैं अपने खेत की तरफ। तो इस डैम की डिजाइन कौन करेगा, इस डैम की डिजाइन कौन करेगा, और इस कैनाल की डिजाइन कौन करेगा, किसके कितना स्लोप होना चाहिए, कितनी विड्थ होनी चाहिए, एक सिविल इंजीनियर ही इसकी डिजाइन कर सकता है। एक सिविल इंजीनियर ही इसकी डिजाइन कर सकता है। तो देखो, हम बिना पढ़े तो खेत में पानी चला सकते हैं, लेकिन विदाउट सिविल इंजीनियर जो डैम है, कैनाल है, इसकी डिजाइन नहीं हो सकती है। तो इसलिए सिविल इंजीनियर स्टडी करते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग को। इसलिए सिविल इंजीनियर स्टडी करते हैं किसका, इरिगेशन इंजीनियरिंग का। तो उसमें वो क्या सीखेंगे, वो सीखेंगे कैनाल की डिजाइन, डैम की डिजाइन, है ना, डैम का डैम का स्टोरेज कितना होना चाहिए, कैनाल की विड्थ कितनी होनी चाहिए, इसकी स्लोप क्या होनी चाहिए, फसल को कितना पानी चाहिए, इन सभी की जानकारी, इन सभी का कैलकुलेशन एक सिविल इंजीनियर ही कर सकते हैं। तो इसलिए हम स्टडी करते हैं किसका, इरिगेशन इंजीनियरिंग का। तो समझ में आई बात, क्यों स्टडी करते हैं? अच्छा, आपको तो पहले लगा होगा कि मैं पढ़ाई करके खेत में पानी चलाऊंगा। नहीं भाई, बहुत कुछ करोगे, लेकिन ये चीजें समझ में आनी चाहिए। तो देखो, थोड़ा सा और समझाते हैं आपको। ये आपका खेत था, एग्रीकल्चरल लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है, यानी खेती योग्य जमीन है। कैसी जमीन है? खेती योग्य जमीन है। ठीक है, एक खेती योग्य जमीन है। तो इस खेती योग्य जमीन में क्या होगा, हम खेती करेंगे। इस खेती योग्य जमीन में क्या करेंगे, खेती करेंगे। बहुत सारे फार्मर हैं, इनका सबका खेत है। कोई ये फार्मर है, इनका मैं नंबरिंग कर देता हूँ, फार्मर फार्मर 1, फार्मर 2, फार्मर 3, इस तरीके से इनका एक खेत है। और इस खेत में क्या करेंगे, ये फसल उगाएंगे। क्या करेंगे, फसल उगाएंगे। तो इनको चाहिए पानी। तो पानी मान लीजिए, पानी चाहिए, क्या चाहिए, पानी। तो पानी का सोर्स कहाँ पे लाएंगे, क्या कैनाल में पानी आता है, क्या कैनाल में पानी निकलता है? नहीं भाई। तो पानी कहाँ से मिलेगा, पानी के हमें सोर्सेस ढूंढने पड़ेंगे, पानी के हमें सोर्सेस ढूंढने पड़ेंगे। तो जनरली दो टाइप के सोर्स अवेलेबल होते हैं। पहला होता है अंडरग्राउंड वाटर सोर्स, अंडरग्राउंड वाटर सोर्स। और इसको क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड वाटर सोर्स को बोलते हैं। अंडरग्राउंड का मतलब क्या हुआ, ग्राउंड से नीचे। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सरफेस से नीचे, अर्थात सब सरफेस वाटर सोर्स, सब सरफेस वाटर सोर्सेस। तो सब सरफेस वाटर सोर्स में क्या आ जाएगा, आपका वेल आ जाएगा, ट्यूबवेल आ जाएगा, वेल, ट्यूबवेल। ठीक है। तो अंडरग्राउंड वाटर सोर्स को क्या बोलते हैं, सब सरफेस वाटर सोर्स, यानी सरफेस से नीचे, ये जो आपका ग्राउंड सरफेस है इसके नीचे जो पानी होता है उसकी बात हो रही है। तो इसमें वेल आ जाएगा, ट्यूबवेल आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा और सोर्सेस होते हैं। एक होता है आपका सरफेस वाटर सोर्स, दूसरा क्या होता है, सरफेस वाटर सोर्सेस।
तो सरफेस वाटर फोर्स में क्या क्या आ जाएगा, आपका रिवर्स आ जाएंगे, नदियां आ जाएंगी, इसके अलावा क्या आ जाएगा, डैम आ जाएगा, समुंदर आ जाएगा। ये सब किस में आ जाएंगे, ये आपका आ जाएगा सरफेस वाटर फोर्स में। तो हमारे पास दो टाइप के फोर्सेस अवेलेबल हैं, एक है सरफेस वाटर फोर्स और दूसरा है आपके पास सब सरफेस वाटर फोर्स अर्थात अंडरग्राउंड वाटर फोर्स। तो हमारे पास फोर्सेस अवेलेबल है और इन फोर्सेस की सहायता से या तो हम रिवर से पानी केनाल में लाएंगे, है ना, कोई रिवर होगी, रिवर के थ्रू रिवर बह रही होगी तो हम क्या करें, केनाल बना के पानी ले जाएंगे अपने खेत की तरफ, या फिर कोई डैम होगा तो डैम से केनाल बना के पानी ले जाएंगे अपने खेत की तरफ। तो इस फोर्सेस हमको पता चल गया। तो बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन था कि व्हाई डू इंजीनियर्स स्टडी अबाउट इरिगेशन, ये वाला जो क्वेश्चन था इसका जवाब आपको मिलना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो इंजीनियर्स इरिगेशन के बारे में इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि इरिगेशन करने के लिए, सिंचाई करने के लिए हमें पानी चाहिए। तो पानी हमें कहाँ से मिलेगा, वो पानी हमको मिलेगा डैम से, वो पानी हमको मिलेगा रिवर से, रिवर से। तो डायरेक्ट हम रिवर तो हमारे खेत की तरफ तो हर जगह जाती नहीं, तो हमें बनाना पड़ेगा कैनाल। क्या बनाना पड़ेगा, कैनाल। तो हम डैम की डिजाइन सीखेंगे, इन डैम का डिजाइन करना होता है, कैनाल की डिजाइन करनी होती है, फसल को कितना पानी चाहिए ये भी कैलकुलेट करना होता है। तो इन सभी चीज़ों का स्टडी करना होता है और इसके बाद इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करना होता है। तो इसलिए जो इंजीनियर्स होते हैं इरिगेशन का स्टडी करते हैं। तो आप लिख लीजिए, देखिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, क्या क्या पता होना चाहिए, देखो हमें पता होना चाहिए पहली चीज कैनाल और डैम की डिजाइन, कैनाल और डैम की डिजाइन। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि उस कैनाल से कितना डिस्चार्ज आ रहा है, डिस्चार्ज, ठीक है। डिजाइन में सब कुछ आ जाएगा ना, विड्थ आपका आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा, ये सब चीजें आ जाएंगी। डिस्चार्ज पता होना चाहिए। तीसरा पता होना चाहिए आपको फसल को कितना पानी चाहिए, यू मस्ट नो द, यू मस्ट नो द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप, ठीक है। आपको पता होना चाहिए फसल को कितना पानी चाहिए। तो ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये आपका था थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। और अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसके सिलेबस को कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम कौन कौन से चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए हम सिलेबस लिख लेते हैं। सिलेबस, सिलेबस बेसिकली दो वर्ड से मिलके बना है ना, कौन कौन, शीला प्लस बस, शीला प्लस बस, मतलब शीला कहीं बस में बैठ के घूमने जा रही है। देखो बस और शीला से मेरा कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है। और हम पढ़ रहे हैं सिलेबस किसका, इरिगेशन इंजीनियरिंग का। तो देखिए जो आपका पहला चैप्टर रहने वाला है वो पहला चैप्टर है आपका, वो पहला चैप्टर आपका है बेसिक्स ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग। इसको आप लिख लीजिए अच्छे से अपने नोट में तो आपको आइडिया रहेगा। बेसिक्स ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड वेरियस टाइप्स ऑफ, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ इरिगेशन मेथड्स। पहले वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि इरिगेशन की क्या एग्जैक्टली डिफिनीशन क्या होती है, और इसके अलावा हम देखेंगे कौन कौन सी मेथड होती हैं जिससे हम इरिगेशन करते हैं। दूसरे चैप्टर में देखेंगे कि फसल को हम पानी देते हैं लेकिन फसल को कितना पानी चाहिए, वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप, वाटर
वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप, फसल को कितना पानी चाहिए, ये भी हम देखेंगे। तीसरे चैप्टर में हम देखेंगे जब खेत में पानी ले जाते हैं तो कैनाल की सहायता से ले जाते हैं, तो कैनाल की डिजाइन पढ़ेंगे, कैनाल की डिजाइन। इसके अलावा हम पढ़ेंगे डैम की डिजाइन, है ना, डैम, डैम के बारे में स्टडी करेंगे, यानी बेसिक्स ऑफ डैम, बेसिक्स ऑफ डैम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो आपका फिफ्थ टॉपिक हो जाएगा, पांचवा चैप्टर, तो इसमें कुछ नहीं रहेगा, वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग एंड अदर जो भी टॉपिक होंगे, अदर मिसलेनियस टॉपिक, मिसलेनियस टॉपिक, जो भी और रिमेनिंग टॉपिक होंगे छोटे मोटे सीपेज थ्योरी वगैरह, उनको डिस्कस कर लेंगे। तो पहला चैप्टर आपका क्या है, पहला चैप्टर है बेसिक्स ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड वेरियस टाइप्स ऑफ इरिगेशन मेथड, तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। इसके अलावा वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, कैनाल डिजाइन, डैम, वाटर लॉगिंग एंड अदर मिसलेनियस टॉपिक, तो इन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। एक नया टर्म आपको लगेगा, वाटर लॉगिंग, ये क्या होता है। वाटर लॉगिंग का मतलब होता है जब खेत में फसल को जब ज़्यादा पानी मिलता है तो फिर क्या नुकसान होते हैं। जब पांचवा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पहले चैप्टर को। तो चैप्टर नंबर वन, चैप्टर नंबर वन क्या है आपका, बेसिक्स ऑफ इरिगेशन, बेसिक्स ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड, मतलब जो भी मेथड्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ इरिगेशन मेथड, इन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इरिगेशन का मतलब क्या होता है, सिंचाई। अभी आपको बताया था ना, इरिगेशन का मतलब क्या होता है, सिंचाई। सिंचाई किसे बोलते हैं, फसल को पानी देना, और किस तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से फसल को पानी देना। इसकी जो डिफिनीशन है, यदि हिंदी में इसको हम लिखें तो क्या लिखेंगे, देखो हिंदी में मैं ज़्यादातर इसलिए चीज़ें लिख रहा हूँ ताकि आपको फील आए, बोर ना लगे। आर्टिफिशियल तरीके से फसल को पानी देना, फसल को पानी देना, आर्टिफिशियल तरीके से फसल को पानी देना ही क्या होता है आपका, इरिगेशन। तो यदि इस डिफिनेशन को हम इंग्लिश में लिखें तो क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ वाटर, एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द क्रॉप, application of water to the crops in an artificial manner, in an artificial manner is known as irrigation। देखो आर्टिफिशियल तरीके से फसल को पानी देना, तो यहाँ डिफिनेशन मैंने क्या लिखी है, एक बार इसको पढ़िए, एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द क्रॉप इन एन आर्टिफिशियल मैनर इज नोन एज इरिगेशन, यानी फसल को आर्टिफिशियल तरीके से पानी देने को क्या बोलते हैं, सिंचाई बोलते हैं। जनरली दो तरीके होते हैं पानी के, फसल को दो तरीकों से पानी मिलता है। एक तो पानी रेन के थ्रू मिलता है, रेन के थ्रू जो इंद्रदेव महाराज देते हैं, इंद्रदेव। और एक जब इंद्रदेव महाराज पानी फसल को नहीं देते हैं तो हम सिविल इंजीनियर क्या करते हैं, जो प्रोजेक्ट बनाए रहते हैं,
डैम, कैनाल, रिवर, इन सब का। तो हम क्या करते हैं, फसल को पानी देते हैं। तो हम सिविल मतलब नहीं, बहुत सारे जो जो भी सिविल इंजीनियर्स हैं पूरे लोकेशन पे वर्ल्ड वाइड, वो क्या होता है, वहाँ इरिगेशन प्रोजेक्ट बने होते हैं, कैनाल और आपके डैम, रिवर, इन सब पे बहुत अच्छा काम होता है। और उसके थ्रू क्या करते हैं, फसल को हम पानी देते हैं। तो जो पानी फसल को हम देते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, वही होता है आपका सिंचाई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जो फसल को हम पानी देते हैं, तो फसल को पानी देने से क्या लाभ होता है, फसल को पानी देने से क्या फायदा होता है। हर एक चीज का दुनिया में फायदा और नुकसान दोनों होता है। तो फसल को हम पानी देंगे तो फायदा भी होगा, साथ के साथ क्या होगा, नुकसान भी होगा। और पानी देने के कई तरीके भी होंगे, पानी देने के कई तरीके भी होंगे। और जो पानी फसल को हम दे रहे हैं, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, वो चीज़ें भी हमें चेक करनी होगी, वो चीज़ें भी हमको चेक करनी होगी। तो हमारे मन में कई क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके मन में आ रहे हो नहीं, लेकिन हमारे मन में आ रहे हैं कि भैया इरिगेशन करने से फसल को क्या फायदा होगा, है ना, इरिगेशन से क्या फायदा होगा। नॉट ओनली फसल बल्कि इरिगेशन से क्या फायदे हैं। फायदा तो फसल को ही होगा, लेकिन इसके अलावा क्या फायदे होंगे। भाई कोई भी प्रोजेक्ट एक ही एंगल से नहीं देखा जाता, फसल को तो पानी मिल गया, इसके अलावा इरिगेशन से क्या फायदे होंगे, इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाने से क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होगा, कौन कौन से तरीके होते हैं फसल को पानी देने के लिए, और जिस पानी को आप खेत में दे रहे हो फसल को, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चन हमारे मन में आ रहे हैं। तो हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा। तो इन क्वेश्चनों को हम लिख लेते हैं और एक एक करके इनके आंसर को पता करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट आर द मेजर बेनिफिट्स, व्हाट आर द व्हाट आर द मेजर बेनिफिट्स ऑफ इरिगेशन। मेजर बेनिफिट्स क्या हैं इरिगेशन करने के, इसको हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन, व्हाट आर द डिसएडवांटेज कहिए, फिर ड्रॉबैक कहिए, ड्रॉबैक्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के क्या ड्रॉबैक्स हैं, इसको भी हम देखेंगे। तीसरा आपका है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इरिगेशन, कितने टाइप के इरिगेशन होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इरिगेशन, IRRIGATION, कितने टाइप का इरिगेशन होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, क्या क्या टेक्निक होती है इरिगेशन करने की, व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन, व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन, व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन, फसल को पानी देने की क्या क्या टेक्निक होती है, क्या क्या तरीके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जो पानी फसल को दे रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या होगी। तो एक आध नोट नोट लिखने को आज आ सकता है आपके एग्जाम में। तो राइट डाउन, अरे यार क्या हो रहा है, राइट डाउन डिटेल्ड नोट्स ऑन द क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, जो इरिगेशन वाटर है उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये 5 क्वेश्चन के जवाब आपको मिलेंगे, जो आपके मन में क्वेश्चन आ रहे थे उनके जवाब आपको मिलेंगे।
सिंपल सी बात है, आपके मन में क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि भाई पानी तो दे रहे हैं फसल को, उससे तो फसल को फायदा होगा, लेकिन इसके साथ साथ क्या क्या फायदे होंगे, इरिगेशन प्रोजेक्ट लॉन्च करने से क्या क्या फायदे होंगे, उसके क्या नुकसान होंगे, कितने टाइप्स की इरिगेशन होती है, कौन कौन सी टेक्निक होती है, और जो पानी फसल को दे रहे हैं क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये जो 5 क्वेश्चन है, इन 5 क्वेश्चनों पर आपका जो चैप्टर 1 है पूरा का पूरा टिका हुआ है। इन 5 क्वेश्चनों में आपका चैप्टर 1 पूरा का पूरा टिका हुआ है, तो हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको अच्छे से मिलेगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन का जवाब देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था, बेनिफिट्स ऑफ इरिगेशन। तो आप हेडिंग बनाइए, पहले क्वेश्चन का जवाब है ना, बेनिफिट्स ऑफ इरिगेशन, मेजर बेनिफिट्स ऑफ इरिगेशन। मेजर बेनिफिट्स ऑफ इरिगेशन। आप खुद भी दिमाग लगाइए वीडियो को पॉज करके कि क्या क्या फायदे हो सकते हैं इरिगेशन के, फिर इसके बाद इसको वीडियो को देखिए तो थोड़ा सा और आपको फीलिंग आएगी। तो मेजर बेनिफिट्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब क्या होता है, सिंचाई। फसल को आर्टिफिशियल तरीके से पानी देना ही सिंचाई होता है, ये तो पता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, एक एक करके हम नोट बना के लिखते हैं। जो पहला बेनिफिट्स है, पहला बेनिफिट्स क्या है, जब हम फसल को पानी देंगे, यदि पानी अच्छे से अवेलेबल होगा तो क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, आपको समझा देते हैं पहले। यदि ये आपका क्या है, ये आपका एरिया है, ये आपका कोई गांव है जहाँ 2000 लोग रहते हैं, 2 के पॉपुलेशन है, ठीक है। अब यहाँ के लोग खेती करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ के लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, ठीक है। मिनिमम पॉपुलेशन 2 के मान लेते हैं, यहाँ के लोग खेती करते हैं। तो जो लोग हैं वो खेती करेंगे, सबका खेत यहाँ होगा, इस पर्टिकुलर एरिया में सबका खेत होगा अलग अलग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, किसी केनाल की सहायता से, किसी केनाल की सहायता से इनके खेत में पानी पहुंचा देंगे, केनाल की सहायता से पानी पहुंचा देंगे, तो किसान बहुत हैप्पी हो जाएगा कि अरे हमारे खेत में पानी आ रहा है, हमारे खेत में पानी आ रहा है, हमारी फसल अच्छी होगी, बात तो सही है। तो होगा क्या कि जब इरिगेशन प्रोजेक्ट होगा, मतलब इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल होगी, तो इनके खेत तक पानी पहुंचेगा, तो एक गेहूँ, चावल और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फसलें उगा सकते हैं, इनकी जो मन होगा वो फसल उगा लेंगे। तो इससे क्या होगा, फूड ग्रेन प्रोडक्शन में वृद्धि होगी। जो टोटल एरिया का, इस टोटल एरिया का जो फूड ग्रेन है, मतलब फूड ग्रेन क्या, जो फसल होती है, फूड ग्रेन यानी गेहूं, चावल, बाजरा, जो भी होते हैं फसलें, चना, सरसों, है ना, जो भी होता है, अलसी वगैरह, जितनी भी फसलें होती हैं, इनके प्रोडक्शन में वृद्धि होगी, क्या होगी, वृद्धि होगी। टोटल बात करें, यदि इस पर्टिकुलर एरिया से 1000 क्विंटल 1000 क्विंटल क्या जाता था, टोटल चना जाता था, तो अब इनके यहाँ से 2000 हो सकता जाए, 3000 क्विंटल जाए, क्योंकि फैसिलिटी अच्छी होगी पानी की, तो पानी अच्छा मिलेगा तो ग्रोथ अच्छी होगी। तो पहले टाइप का बेनिफिट क्या है, इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, इंक्रीज इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन, जो फूड ग्रेन होता है उनमें वृद्धि हो जाती है। इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन, फूड ग्रेन में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। आपके फूड ग्रेन क्या है, आपका व्हीट हो गया, राइस हो गया, ये सब क्या आते हैं, फूड ग्रेन में आते हैं। सिंपल सी बात है, पानी अवेलेबल रहेगा तो अच्छी खेती होगी, खेती होगी तो उत्पादन भी अच्छा होगा। तो फायदा नंबर 1 क्या था, इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। फायदा नंबर 2, फायदा नंबर 2 क्या है आपका, बेनिफिट नंबर 2, हम ऑप्टिमम ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं, वी कैन अचीव ऑप्टिमम ग्रोथ, वी कैन अचीव ऑप्टिमम ग्रोथ। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम, क्या होता है, मैक्सिमम। तो देखो कैसे मैक्सिमम ग्रोथ अचीव कर सकते हैं, इसको हम एक कर्व के तरीके समझते हैं। ये आपका
ये जो हॉरिजॉन्टल है ये है सप्लाइड वाटर। क्या है? सप्लाइड वाटर। क्या है? सप्लाइड वाटर। और जो ये वर्टिकल है ये क्या है आपका? ये है इल्ड। क्या है? इल्ड है। ठीक है, ये क्या है? इल्ड है। इल्ड यानी पैदावार। पैदावार। तो कुछ जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से कुछ ग्राफ होता है। देखिए, यदि यदि पानी हमको इतना मिलेगा, पानी हमको इतना मिलेगा, तो हमारी जो पैदावार होगी कुछ इतनी होगी। हमारी पैदावार कितनी होगी? इतनी होगी। जो यील्ड होगा इतना होगा। समझ रहे हैं? यदि हमको पानी इतना मिल जाता, पानी हमको इतना मिल जाता, तो हमारी पैदावार कितनी होगी? इतनी हो जाएगी। हमारी जो फसल की पैदावार है वो कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी, यदि हमको पानी इतना मिलेगा। तो यहाँ क्या होता है? ऑप्टिमम ग्रोथ हो जाती है, मैक्सिमम यील्ड है। ये क्या है? मैक्सिमम यील्ड है। मैक्सिमम यील्ड है। यदि इसके बाद हम देखें, यदि इतना पानी आपको मिल गया तो फिर ग्रोथ आपकी कम जाएगी, ग्रोथ कम हो जाएगी। आप बोलेंगे सर फसल को ज्यादा पानी देने से ग्रोथ कम हो रही है। हाँ जी, ग्रोथ कम हो रही है, आपको कर्व में दिख रहा है। कर्व में आपको सीधे सीधे दिख रहा है। आप प्रैक्टिकली भी इस चीज को देख लीजिएगा। ये आपकी ग्रोथ इतनी हो जाएगी यदि आप फसल को ज्यादा पानी देते हैं। तो हमको फसल को कितना पानी देना है? आपको इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ा के हम सब कुछ सिखा देंगे, फसल को कितना पानी देना होगा। यहाँ होता क्या है, देखो, ये आपका हॉरिजॉन्टली क्या सप्लाइड वाटर है, ये क्या है? यील्ड है। तो यदि हम फसल को इतना पानी देंगे तो हमें इतना ही मिल पाएगा, प्रोडक्शन इतना मिल पाएगा, यील्ड हमारी इतनी होगी। लेकिन यदि हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है तो हम इतना पानी बढ़ा देंगे, इतना पानी बढ़ा देंगे तो हमारा जो यील्ड है इतना हो जाएगा। तो हम ऑप्टिमम ग्रोथ को, मैक्सिमम ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं। किसके थ्रू? इरिगेशन फैसिलिटी यदि अवेलेबल है तो। ये आपका फायदा नंबर 2 हुआ। फायदा नंबर 3 क्या है? देखो, फायदा नंबर 3 क्या है, समझाते हैं आपको पहले अच्छे से। ये आपका क्या है? खेती योग्य जमीन है, एग्रीकल्चरल लैंड है, कल्चरेबल लैंड है। खेती योग्य जमीन, शादी योग्य लड़का नहीं, खेती योग्य जमीन की बात कर रहा हूँ। यह खेती योग्य जमीन है। यहाँ क्या होगी? फसल होती है। यहाँ फसल उगाएंगे आप, ठीक है। तो इस फसल को पानी चाहिए, तो यहाँ से एक वो जा रही थी, एक रिवर जा रही थी। तो मैंने दिमाग लगाया, अच्छा रिवर जा रही है तो चलो मैं कैनाल बना देता हूँ, कैनाल बना देता हूँ, और यहाँ के जो लोग हैं उनको खेती करने के लिए पानी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पानी। ये आपकी क्या है? कैनाल है, और ये आपकी रिवर थी। तो इस रिवर से मैंने एक कैनाल बनाकर और इस पानी को हम लेने ले गया खेत तक। ये जो कैनाल थी बहुत बड़ी थी, बिग कैनाल थी। हो सकता है 50 किलोमीटर की डिस्टेंस हो, कुछ भी हो सकता है, एक बड़ी कैनाल थी। तो बड़ी कैनाल थी, ठीक है। तो इस कैनाल की सहायता से हम क्या करें, खेत में पानी पहुंचा दिए। तो जो 50 किलोमीटर की जो लेंथ है इस कैनाल की, तो यहाँ से लोगों का आना जाना भी होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ यहाँ हम बोट्स चला सकते हैं। क्या चला सकते हैं? बोट्स चला सकते हैं। हम छोटे छोटे शिप्स भी चला सकते हैं, शिप चला सकते हैं, बोट्स चला सकते हैं, क्योंकि कैनाल की लेंथ बड़ी है। तो हम किसको प्रमोट कर रहे हैं? लैंड नेविगेशन को प्रमोट कर रहे हैं। तो फायदा नंबर 3 आप लिख लीजिएगा, प्रमोटिंग इन लैंड नेविगेशन। प्रमोटिंग इन लैंड नेविगेशन। प्रमोटिंग इन लैंड नेविगेशन। लैंड नेविगेशन का मतलब क्या होगा, समझ में आ गया होगा। तो हम नेविगेशन को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि कैनाल बड़ी थी तो हम यहाँ बोट चला सकते हैं, शिप चला सकते हैं। समझ रहे हैं? तो इरिगेशन के फायदे होते हैं। इसके अलावा और क्या फायदा होता है? फायदा नंबर 4 की बात करें तो देखो, कई बार क्या होता है कि सूखा पड़ जाता है, वर्षा नहीं होती है ना, वर्षा नहीं होती है तो हमारी खेती क्या होती है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो हमें सूखे के मार से निपटने के लिए, हम सूखे के मार से निपट सकते हैं यदि इरिगेशन फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। तो सूखे की मार से निपट सकते हैं, हमारी फसल बर्बाद नहीं होगी। तो ड्राट कंट्रोल, ड्राट कंट्रोल मतलब क्या हुआ? जो सूखे पे क्या होगा? नियंत्रण। सूखे पर नियंत्रण। देखो, यदि
आप क्या किए हैं, देखिए समझते हैं इसको। आप खेती किए हुए हैं, तो अब आपने क्या हुआ कि पानी पहले आपने धान की खेती की है, मान लीजिए धान की खेती की है, तो धान की खेती जनरली जुलाई अगस्त के टाइम पे होती है ना। धान की खेती क्या होती है, जुलाई अगस्त के टाइम पे होती है। तो आपने क्या किया, अच्छा खासा धान की रोपाई करवा दिया, अच्छे खासे धान की रोपाई करवा दी, ठीक है। अब हुआ क्या एक्चुअली में, ये आपका है, एक कर्व बना के समझाते हैं। आपने अच्छे खासे धान की रुपाई करवा दिया, धान को तो आपने लगवा दिया। अब हुआ क्या, वर्षा ही नहीं हुई, केवल आपको इतना ही पानी मिला, इतना ही पानी मिल रहा है, वर्षा ही नहीं हो रही है। जो मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल है केवल इतना अवेलेबल है। तो आपकी जो धान की इल्ड होगी, धान की जो इल्ड होगी वो क्या होगी, कम होगी ना। वो क्या होगी, कम होगी। तो हमें केवल इतना ही इल्ड मिलेगी। लेकिन यदि हमारे पास इरिगेशन प्रोजेक्ट अवेलेबल होता तो हमें क्या होता, इतनी इल्ड मिलती, इतनी जो हमारी पैदावार है इतनी बढ़ जाती। यदि यहाँ पास हो सकता 50 क्विंटल की पैदावार, तो यहाँ हो सकता 70 क्विंटल की, तो 20 क्विंटल का क्या हो गया, आपको फायदा हो गया। तो ड्राउट कंट्रोल हम कर सकते हैं, सूखे की मार को झेल सकते हैं, यदि हमारे पास इरिगेशन प्रोजेक्ट अवेलेबल है, इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। हमने इतना पानी बढ़ा दिया, इतना मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा दिया, सप्लाइड वाटर को बढ़ा दिया, तो हमारी इतनी इल्ड क्या हो गई, बढ़ गई। तो समझ रहे हैं, यदि इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल होती है तो सूखे की मार को हम झेल सकते हैं। फायदा नंबर 4 हो गया। अब फायदा नंबर क्या है, 5। ये फायदा नंबर है, ध्यान रखना। किसके फायदे नंबर, इरिगेशन के फायदे नंबर, ठीक है। इसके अलावा हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेट कर सकते हैं, इसको लिख लीजिए, एक्सप्लेन करता हूँ। जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, पानी। हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर। हम वाटर से अगर सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट कर सकते हैं, वाटर से इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये आपका क्या है, डैम है। ये मान लीजिए कोई डैम है, ये कोई डैम है। इस डैम में इतना पानी भरा हुआ है, इस डैम में इतना पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है। और जो ये आपका जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है, आपको पहले ही बताया हूँ, इसको बोलते हैं डैम। क्या बोलते हैं, डैम। और ये आपका क्या होता है, रिजर्वायर। ये क्या होता है, रिजर्वायर होता है। तो इस डैम की सहायता, ये डैम है तो हम डैम से कोई कैनाल बनाए हैं, कैनाल बनाए हैं, क्या बनाए हैं, कैनाल। और इस कैनाल की सहायता से इस खेत में जो एरिया है, जिस एरिया में खेती हो रही है, क्या हो रही है, खेती हो रही है, उधर हम पानी को ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पानी को ले जा रहे हैं। तो ये बड़ी सी कैनाल है, ये क्या है, बड़ी सी कैनाल है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ कहीं बीच में हम टरबाइन्स लगा देंगे, क्या करेंगे, टरबाइन्स लगा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, टरबाइन्स लगा देंगे। देखिए ये आपके हैं टरबाइन्स, टरबाइन्स। ये है रनर, क्या है, रनर है, जो एक शाफ्ट के जरिए कनेक्ट होता है। किसके जरिए कनेक्ट होता है, एक शाफ्ट के जरिए कनेक्ट होता है, ठीक है। देखो ये टरबाइन्स है और ये रनर है आपका, जो एक शाफ्ट के जरिए कनेक्ट होता है। और इधर से पानी आएगा, और ये पानी धक्का मार, पानी किस में गिरेगा, ब्लेड में गिरेगा। ब्लेड में गिरेगा तो ये क्या होगा, रोटेट होगा। ये रोटेट होगा तो अपना इधर जनरेटर कहीं, मान लीजिए कोई जनरेटर यहाँ है, जनरेटर से क्या होता है, कनेक्ट होता है, तो जनरेटर भी घूमेगा, तो क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से आपको समझ में आएगा। हाइड्रोलिक मशीन थ्योरी हम पढ़ाएंगे आपको, तो हाइड्रोलिक मशीन में आपको अच्छे से समझ में आएगा किस तरीके से टरबाइन कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। देखो ये आपका टरबाइन था, तो यहाँ इस टरबाइन को इतना हेड मिलेगा, इस टरबाइन को इतना हेड मिलेगा, और जैसे जैसे पानी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, हेड कम होता जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आप दिमाग में कंफ्यूजन मत कीजिए।
पानी इधर से जा रहा, एक कैनाल जा रही थी, तो कैनाल में मैंने क्या किया, टरबाइन लगा दिया। और इस टरबाइन टरबाइन कनेक्ट किससे होती है, शाफ्ट से, और शाफ्ट कनेक्ट होता है जनरेटर से। तो जब टरबाइन में पानी गिरेगा तो टरबाइन घूमेगी, तो शाफ्ट घूमेगा तो जनरेटर चलेगा, और जनरेटर चलेगा तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो एक कॉन्सेप्ट होता है। तो हमने इरिगेशन फैसिलिटी लाई थी, इरिगेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था फसल को पानी देने के लिए। तो फसल को पानी देने के साथ साथ हमें बहुत सारे और फायदे मिल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या फायदा हो सकता है, 6वां नंबर को लिख लीजिए, एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप भेड़ की खेती कर रहे हैं, गेहूं की खेती कर रहे हैं, तो यदि वर्षा कम होगी तो गेहूं का उत्पादन क्या होगा, गेहूं का उत्पादन कम होगा। गेहूं का उत्पादन कम होगा तो हम क्या करते हैं गेहूं के साथ में आपके सरसों बो देते हैं, सरसों बो देते हैं, ज्वार बो देते हैं। क्या बो देते हैं, ज्वार मतलब उसकी बात करें, जौ, जौ बो देते हैं। ठीक है, बरले। तो इसमें क्या होगा, पानी जो था, पानी की फैसिलिटी उतनी अवेलेबल नहीं थी। पानी हमको चाहिए था, मान लीजिए 1 क्यूमेक चाहिए था, 1 क्यूमेक चाहिए था पानी, 1 क्यूमेक का मतलब मान लीजिए 1 मीटर क्यूब पर सेकंड। अब पानी इस टाइम पे 2020 में हमें इतना पानी मिल रहा था 1 क्यूमेक पर सेकंड, तो हमें सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी हो जाता था। और 2021 में हमको पानी मिल रहा केवल 0.8 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो हमें पानी तो पर्याप्त नहीं है सिंचाई के लिए, प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग कर देते हैं, वीट के साथ में सरसों और जौ को भी बो देते हैं। तो इससे क्या नुकसान होगा, हमें सरसों को अलग काटना पड़ेगा, फिर वीट को अलग काटना पड़ेगा, है ना। सरसों को अलग काटना पड़ेगा, फिर वीट को अलग काटना पड़ेगा। हो सकता है सरसों को पहले काटो, वीट को बाद में काटो। यानी हार्वेस्टिंग में प्रॉब्लम होती है, मैन पावर बढ़ जाती है, तो हमारा कहीं ना कहीं खर्चा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ जो हम भेड़ को न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, हो सकता है वो सरसों के लिए फायदेमंद ना हो सकता है वो सरसों के लिए फायदेमंद ना हो। तो हमें कई तरीके की प्रॉब्लम होती है मिक्स्ड क्रॉपिंग करने से, मिश्रित खेती करने से कई टाइप की प्रॉब्लम होती है। यदि हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल होगी तो हमें मिश्रित खेती, मिक्स्ड जो खेती है वो हमको नहीं करना पड़ेगा। मिक्स्ड क्रॉपिंग जो है हमको CROPPING है ना, मिक्स्ड क्रॉपिंग हमको नहीं करना पड़ेगा। कम नहीं करना पड़ेगा यदि हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है तो एक फायदा ये होता है कि मिक्स्ड क्रॉपिंग को हम एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, अगला फायदा क्या हो सकता है, अगला फायदा आपका है हमें वर्षा पर डिपेंड नहीं रहना होगा, कि वर्षा होगी तभी हम खेती करेंगे। यदि हमारे पास कल्चरेबल लैंड अवेलेबल है तो हम खेती कर लेंगे। लेस डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल, जो वर्षा पर हमें डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। लेस डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल, वर्षा पर हमें डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि देखो वर्षा यदि कम होगी तो मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाएगा, मॉइस्चर कंटेंट कम होगा तो क्या होगा, हमारी यील्ड रिड्यूस हो जाएगी। तो हमें वर्षा पर डिपेंड नहीं रहना होगा, क्योंकि हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल होगी। इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल होगी तो हम क्या करेंगे, सप्लाइड वाटर को बढ़ा देंगे तो मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाएगा, तो हमारी यील्ड क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा क्या फायदे हो सकते हैं, इम्प्रूव इन डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, improve in domestic वाटर सप्लाई। डोमेस्टिक वाटर सप्लाई को हम बढ़ा सकते हैं कैसे, देखिए इसको एक कॉन्सेप्ट है, समझाते हैं हम आपको। करना क्या है, 8वां नंबर आप लिख लीजिएगा, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ये आपका खेत था, ठीक है, और यहाँ से एक कैनाल के थ्रू पानी आ रहा था, कैनाल के थ्रू क्या आ रहा था, पानी आ रहा था आपके खेत में। ये कोई रिवर जा रही थी
और इस रिवर से आप क्या करते थे, कैनाल के थ्रू पानी ला रहे थे। तो हम क्या करेंगे, इस जो कैनाल के थ्रू पानी बहुत ज़्यादा आ रहा था, इस पानी को हम डाइवर्ट करके ले जाएंगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। और इस पानी को क्या करेंगे, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, पानी को शुद्ध करेंगे, साफ करेंगे, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके पानी को साफ करेंगे। और इस पानी को फिर डोमेस्टिक पर्पज के लिए सप्लाई कर देंगे। जो टाउनशिप है नियरेस्ट के, उस पर्टिकुलर टाउनशिप में, जो उस लोकेशन में टाउनशिप है, गांव है, वहां पानी सप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, पानी हमने इरिगेशन प्रोजेक्ट को बनाया था सिंचाई के लिए, लेकिन इस पानी को हम साफ करके पीने के लिए भी सप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ के जो लोग होंगे बहुत हैप्पी हो जाएंगे, यार पानी मिल गया डोमेस्टिक यूज के लिए, घरेलू यूज के लिए। तो ये फायदा होता है। तो सिंपल सी बात है, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई को आप बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे उतना पानी को साफ करके अपने टाउन में सप्लाई कर सकते हैं। पानी को कैसे साफ किया जाता है ना, कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए पीने वाले पानी में, ये सब कुछ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में कवर कर दिए हैं, आप जाके वीडियो को देख लीजिए। इसके अलावा क्या फायदा हो सकता है, फायदा नंबर 9 की बात करें तो फ्लड कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लड कंट्रोल कर सकते हैं। देखो कैसे, CONTROL, बाढ़ में नियंत्रण पा सकते हैं। अब बोलेंगे सर बाढ़ में कैसे नियंत्रण पा सकते हैं, देखो बेटा ऐसे पा सकते हैं। ये आपका गांव था, ये आपका क्या था, गांव, ठीक है, ये गांव था, और इस गांव में अचानक से वर्षा के टाइम में बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाता है, बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है। तो इस गांव में बाढ़ आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा हुआ क्या कि हम इंजीनियर्स यहाँ क्या किए थे, इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाए थे, इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाए थे। यहाँ से कोई रिवर जा रही थी, यहाँ से कोई रिवर जा रही थी, क्या जा रही थी, रिवर जा रही थी। तो इस रिवर से मैंने, इस रिवर से क्या किया था कि बहुत सारे मैंने कैनाल बनाए थे, बहुत छोटे छोटे कैनाल बनाए थे। ये सब क्या है, कैनाल है, ठीक है ना, ये सब क्या है, कैनाल है, ठीक है, ये सब क्या है, कैनाल है। तो हुआ क्या कि जब वर्षा हुई तो वर्षा का पानी जो गांव में जमा हो रहा था, वो कैनाल के थ्रू किस में चला गया, रिवर में चला गया, कैनाल के थ्रू किस में चला गया, रिवर में चला गया। और ये रिवर किसी बड़ी रिवर से कनेक्ट थी, फिर आगे जाके पानी समुंदर में मिल गया। तो इस गांव को हम बाढ़ से बचा सकते हैं। कब बचा सकते हैं, यदि वहाँ इरिगेशन प्रोजेक्ट है तो कैनाल होगी, ये कैनाल है ना, CANAL, कैनाल है, तो कैनाल के थ्रू पानी रिवर में जाएगा, और रिवर से पानी किसी बड़ी रिवर में जाएगा, फिर जाके समुंदर में मिल जाएगा। ये भी हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, यदि मान लीजिए समुंदर की बात तो है, कैनाल के थ्रू पानी रिवर में आएगा, मैंने रिवर में कोई डैम बना दिया है, रिवर में डैम बना दिया है, तो जो पूरा का पूरा पानी है, देखो ये गाँव था, ये रिवर जा रहे थे यहाँ पे, ठीक है, और मैंने यहीं पास कहीं डैम बना रखा है, क्या बना रखा है, डैम। तो पूरा का पानी, पूरा का पूरा पानी क्या होगा, इस डैम में समा जाएगा, पूरा का पूरा पानी क्या होगा, इस डैम में समा जाएगा। तो हम बाढ़ से नियंत्रण पा सकते हैं, बाढ़ से कंट्रोल पा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, फ्लड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। आपसे एक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, एज अ सिविल इंजीनियर आप ये बताओ, यदि आप इरिगेशन प्रोजेक्ट किसी पर्टिकुलर एरिया में लाते हैं तो क्या वहाँ फ्लड में कंट्रोल ला सकते हैं, तो कैसे ला सकते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा, प्रॉपर स्केच बना के बता देना है आप, अब तो बन जाएगा। इसके अलावा क्या फायदे हो सकते हैं, फायदा नंबर यदि हम 10 की बात करें, एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन का हिंदी मतलब क्या होता है, वनीकरण, वनीकरण। देखो वनीकरण, ये आपकी रिवर थी, ये रिवर थी, इस रिवर से पानी ले जा रहे थे किसी कैनाल में, ठीक है ना, इस रिवर से पानी किसी कैनाल में ले जा रहे थे। तो इस रिवर से पानी को किसी हम कैनाल में ले जा रहे थे, और इधर क्या था, देखो इधर क्या था, ये आपका खेत था, एरिया था जिधर पानी जा रहा था।
लेकिन साइड में एक ऐसा एरिया था, इस साइड एक एरिया था और इस साइड मान लीजिए कोई एरिया था। ये जो एरिया थे ना, ये ट्री लेस थे, ट्री लेस थे, यहाँ पेड़ पौधे बिल्कुल भी नहीं थे, ट्री लेस एरिया थी। तो मैंने क्या सोचा, यार इस खेत में यहाँ जहाँ फसल लगी हुई है, जहाँ फसल लगी हुई है, फसल की सिंचाई के लिए हम तो पानी ले ही जा रहे हैं, तो जो ट्री लेस एरिया है, तो हम क्या करते हैं, ट्री लेस एरिया में एक काम करते हैं, यहाँ पानी पहुँचा देते हैं। तो हमने छोटी कैनाल बना के इधर भी पानी पहुँचा दिया और इधर भी पानी पहुँचा दिया। तो इससे क्या होगा, यहाँ बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधे हो जाएंगे, तो यहाँ का एनवायरनमेंट भी अच्छा हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो एफॉरेस्टेशन यानी पेड़ पौधों में क्या होगी, वृद्धि होगी, हम जंगल को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है ना, पेड़ पौधों को बढ़ावा दे रहे हैं, तुम्हारा एनवायरनमेंट अच्छा होगा। तो ये होता है वनीकरण। तो खाली क्षेत्र में क्या होगा, ये जो खाली क्षेत्र था यहाँ पेड़ पौधे उग जाएंगे। तो ये 10 बेनिफिट्स हैं, और 10 बेनिफिट्स ये आपको ध्यान में रखना है, आपके एग्जाम में आ सकता है। यदि मान लीजिए आप 50 की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस में कभी क्वेश्चन आ जाए कि राइट डाउन बेनिफिट्स ऑफ मेजर बेनिफिट्स ऑफ इरिगेशन, या व्हाट आर द मेजर बेनिफिट्स ऑफ इरिगेशन। ये 5 नंबर का 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है किसी भी एग्जाम में, मेंस में, तो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने प्रॉपर स्केच बना के आपको एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन को और हम देख लेते हैं, ड्रॉबैक ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन करने के फायदे हैं लेकिन नुकसान क्या है। देखो दुनिया में हर एक चीज़ का फायदा और नुकसान दोनों दोनों होता है, लेकिन आपको एक चीज़ हम बता दें, कॉन्सेप्ट डिकोडर की कोचिंग ही एक ऐसी है जिसका आपको फायदा ही फायदा है, इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका कोई आपको नुकसान नहीं है, दूर दूर तक समझ में आ रहा है, इसका कोई नुकसान नहीं है। और हर एक चीज़ के फायदे नुकसान होते हैं, आप देख लीजिए अपने हिसाब से कौन सी कोचिंग बेहतर है आपके लिए, किस तरीके का कंटेंट आपको मिल रहा है ना। देखो किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले आपको देखना होता है कि एक्चुअल में स्टडी मटेरियल किस तरीके से प्रोवाइड किया जा रहा है, हर सब्जेक्ट को देखना होता है। ऐसा नहीं कि किसी आप एक सब्जेक्ट को देख लिए बस काम खत्म, आपको ऑल सब्जेक्ट को देखना होता है किस तरीके से वो कवर किए हैं, ठीक है। इस पर हम बाद में बात करेंगे, आते हैं अपने टॉपिक पे। ड्रॉबैक ऑफ इरिगेशन। ड्रॉबैक्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के क्या नुकसान भी क्या है, इरिगेशन के क्या नुकसान है उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो नुकसान नंबर 1, वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग का मतलब है ज़्यादा पानी। देखो ये आपका कर्व आपको पता है, ये सप्लाइड वाटर, ये आपका क्या था, एल्ड, ये आपका क्या था, सप्लाइड वाटर, ठीक है। ये आपका कर्व कुछ इस तरीके से था, आपको पानी प्रोवाइड करना चाहिए केवल इतना, इतना पानी यदि आप प्रोवाइड करते तो आपको इल्ड इतनी मिलती, मतलब मैक्सिमम जो इल्ड है ना, मैक्सिमम इल्ड है, इस पानी पे आपको मैक्सिमम इल्ड मिल रही थी, क्या मिल रही थी, मैक्सिमम इल्ड मिल रही थी। और हुआ क्या है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, तो अपने दिमाग लगाया, चलो यार पानी तो फ्री फोकट के मिल रहा है, बहुत सस्ता पानी मिल रहा है, तो अपने फसल को हम ज़्यादा पानी दे देते हैं, अपने फसल को ज़्यादा पानी दे देते हैं, बहुत अच्छा उत्पादन होगा। लेकिन हुआ क्या, आपने पानी इतना दे दिया, इतना पानी आपने दे दिया, मतलब इतना ज़्यादा पानी आपने दे दिया। तो इतना ज़्यादा पानी देने से क्या होगा, आपकी जो प्रोडक्शन है, जो इल्ड है, आपकी जो इल्ड है इतनी हो गई, इतनी हो गई,